सभी को नमस्कार। आज हम हमारी इस कड़ी के 21वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम काफ़ी फॉर्च्यूनेट हैं कि हमारे साथ सुपत्रा खपड़े जी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुषमा जी से कि वो थोड़ा उनके बारे में बताएँ, फिर हम लोग प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ईश्वर को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने ऐसा कोइंसिडेंस बनाया कि 8 मार्च को विमेन्स डे आने वाला है और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, पर बस उनको फ़ोन किया मैंने, उन्होंने हाँ की और हमारे लिए 8 मार्च के उत्सव मनाने के लिए एक बहुत ही डायनामिक लेडी, जिन्होंने अपने बलबूते पे बहुत ही मॉडरेट लेवल से चालू करके और न जाने कितने देश की समस्याओं को का निदान करने के लिए जूझा है। यही स्पिरिट हमको चाहिए हमारे देश के लिए। एक बार हम हमारी जीवन की सारी फैसिलिटीज और समस्याओं को सॉल्व करने के बाद हमें देश के लिए कुछ करना है, ऐसी भावना मन में होना चाहिए। तो अब आज हम हमारी इंस्पिरेशन के लिए सुभद्रा जी हमारे साथ हैं। मैं सुभद्रा जी को आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, महानुभावों को, मेरे से बड़े भी हैं काफी लोग, तो उन सबको मैं नमन करते हुए मेरी बात को मैं थोड़ा शॉर्ट में रखना चाहूंगी। तो आपने मुझे कहा था कि वो कौन सी पॉइंट है जहां से मेरे को जैविक खेती करने की इच्छा जागृत हुई, राइट? तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज अचानक नहीं शुरू होता है, वो उसके सबके लिंक होते हैं, एक चेन होता है, एक के बाद एक जुड़ता है। तो उसी तरह से मैं कहूंगी कि मैं वैसे अपने समय में अपने बचपन से लेके अब तक के मैं लगभग, और अभी फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, मैं इंदौर में हूँ, क्योंकि मेरी खेती इंदौर के पास में है और मैं बहुत सालों से इंदौर में हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से निकल के आ गई थी कि मेरे को कुछ करना है। मैं नौकरी पेशे पे भी जा सकती थी, कहीं बर्तन भी मान सकती थी, मतलब वो सब भी मुझे नहीं करना था। तो मुझे कुछ अच्छा हो, ऐसा कुछ काम करना था, पर अच्छा काम क्या हो ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैं एनजीओ में ऐसे आ गई थी कि मुझे काम करना है, और वहाँ करते-करते मैंने ये समझ पाई कि मेरे को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए। और मैंने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की समस्या है, उसको टैकल करने के काम में मैं लग गई थी। और करते-करते मैंने देखा कि इसी इंदौर शहर के स्लम में हमने काम किया है, बाहर भी नहीं। बाहर तो हमने किया है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए है। लेकिन इंदौर के स्लम में काम करते हुए हमने ये पाया कि हम हर बस्ती में हम एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, और उसके लिए हम बकायदा लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, नर्सेस सब कुछ हम हायर करके ये सब करते थे। ये 2 दिन का कैंप होता था और 50 महिलाओं को हम लोग टैकल करने की कोशिश करते थे। तो उतने में क्या हो गया कि करते-करते हमको लगा, मेरे को लगा कि जो मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, ये काफ़ी नहीं है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। क्योंकि हम लगातार उनको मेडिसिन दे रहे थे और वो लगातार खा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो वही समस्या लेके दोबारा से और वो पेश आते थे। तो मेरे को लगता था कि हमने तो दवाई दे दी, हमने तो सब कुछ कर दी, पूरे कोर्स दे दिए, फिर ये ठीक क्यों नहीं होता है? तो तब समझ में आया कि हमको ये दवाई से जो समाधान का मामला है एलोपैथिक का, वो मतलब अ, अच्छा नहीं है। एक तरह से वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है। एक बार आपने इलाज कर दिया और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर हमने देखा कि सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकते मानव जो है, और उसके लिए हमने देखा कि जो हमारे खाना है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो कितना अच्छा है। तो हमने जब वो न्यूट्रिशन लेवल को जानने की कोशिश की, तब हमने कि पाया कि ये हमारी जो न्यूट्रिशन है वो इतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो हमारे उत्पादन आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम जो जिसको खाते हैं, वो सब केमिकल से उत्पादित है। चाहे वो यूरिया खाद हो, चाहे वो सुपर फास्फेट, ये सब आर्टिफिशियल जो खाद है, मैन्योर है, वो फसलों में डाला जाता है और वो डाइजेस्टेबल नहीं है हमारे बॉडी में आके, वो रेजिस्टेंस होता है। ये अच्छे जानकार लोग ये बात को समझ भी सकते हैं।
तो वो एक बीमारी का कारण भी बनता है। वो कोई सी भी बीमारी हो सकता है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। तो ऐसा करके फिर मेरे को लगा कि नहीं, हमको ये सब हेल्थ का काम तो चलते ही रहेगा, लेकिन हमको कुछ न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो इतने में हमने सोचा कि थोड़ा-सा एक जगह ले लो और हम देखते हैं कि उसमें हम कुछ उत्पादित कर सकते हैं कि नहीं, उसमें हम अपने खाना को ठीक कर सकते हैं। और करके हमने थोड़ा-सा ज़मीन ली और उसमें हमने देखा कि थोड़े से ज़मीन में फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? थोड़ा-सा ज़मीन तो काफ़ी नहीं है, हमारे खुद के लिए खाना हो सकता है, लेकिन हम दूसरे को बेच नहीं सकते हैं या दूसरे को हम दे नहीं सकते। तो हमने सोचा कि उसमें एक प्रयोगशाला की तरह उसको प्रयोग किया जाए, क्योंकि 1 एकड़ में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। तो फिर हमने सोचा कि अब इस खेती में हमको न्यूट्रिशन लेवल को सही करने की बात अगर देखनी है, तो हमको फिर उस ऑर्गेनिक की तरफ भी हमको जाना चाहिए। मतलब जो पारंपरिक जो हमारी खेती थी, उसको मैंने याद किया। क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा पारंपरिक खेती ही करते थे। थोड़े किसान थे, थोड़े 5 एकड़ खेती थी और बचपन में हमने उनको खेती करते देखा था। यूरिया डालते तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो हमने वो सबको याद करके हमने सोचा कि पारंपरिक खेती को हमको लाना चाहिए। अब वो तो ये बात अलग है कि अब उसको जैविक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, वो बात अलग है। तो फिर हमने इस पारंपरिक खेती को करने के लिए फिर हम यही बीज को खरीद के जो मार्केट में उपलब्ध है, वही बीज को उपयोग करेंगे क्या? नहीं, फिर हमने सोचा कि पारंपरिक बीज भी तो है या हो भी सकता है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने पूरे हमारे देश के चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिमी निमाड़ हो, चाहे पूर्वी निमाड़ हो, हमने पारंपरिक बीज को खोजा जहाँ अभी उपलब्ध है और उस बीज को लाके हमने इस खेती में प्रयोग किया। इस खेती में प्रयोग किया तो हमने उस पारंपरिक खेती में ऐसा होता था कि एक ही फसल नहीं लगाई जाती थी खेत में, बहुत प्रकार के फसल लगाई जाती थी, है ना? तो वो उससे क्या होता था, कीट बीमारी जो लगता है, उससे बचाव होता था। तो हमने वही तरीका को अपनाया और हमने 1 एकड़ खेती में कम से कम 20-25 प्रकार के हमने फसल लगा दी बारिश में। और वो सब इंडिजिनियस बीज को हमने लाया जो परंपरा से चली आ रही थी, उसी बीज को, जिसमें से दलहन भी है और अनाज भी है और उसमें मिलेट्स भी है। ये सब सारे बीजों को हमने उसमें जूट भी है ना? तो आजकल तो लोग कोई जूट लगाते नहीं है, सन कोई लगाते नहीं, लेकिन हमने सारे बीजों को उस खेत में डाला और पिछले 5-6 साल से हम करते-करते हमने देखा कि वो एक प्रयोगशाला की तरह है और उसको आसपास के लोग देखें और उसको समझें और समझ करके क्या वो लोग इस खेती को अपना सकते हैं। तो इसके लिए हमने उनको जो आसपास के जितने भी किसान हैं या हमारे पड़ोसी हैं खेत के आसपास में, उन सबको उन पे वहाँ खेत पे काम पे बुलाना, अगर वहाँ उत्पादन कुछ हुआ है तो उनको टेस्ट करने के लिए देना कि तुम्हारे खेती की फसल और हमारे खेत की फसल में कुछ अंतर है कि नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है, अगर हमारा न्यूट्रिशन ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसी के चलते हमने उस गाँव का नाम है पांडु तालाब, ये उदयनगर तहसील में पड़ता है, देवास जिले में और इंदौर से 55 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादातर समय मुझे वहीं खेत में ही रहना होता है और कभी-कभी मैं आती हूँ इंदौर में। तो हमने ज़्यादातर महिलाओं को ही काम में बुलाते हैं क्योंकि पूरे जो खेती के जो बुनियाद है, उसमें महिलाएँ ही रही है। तो उस सबको याद करते हुए और उस चीज़ को वापस लाने के लिए हमने महिलाओं को ही ज़्यादा शामिल करते हैं। जो पुरुष के काम होते हैं, वो तो पुरुष करते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएँ ही काम करती हैं। तो हम आस-पास के किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने कुछ किसानों को तैयार किया है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से उस खेती को करें और उसको खाए भी और संभव हो गया तो 10-5 रुपया उसमें जोड़ के वो बेचे भी, ताकि मतलब ये है कि अपने स्वास्थ्य को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आप सबको तो पता ही है कि जो ये केमिकल फार्मिंग है, वो पूरे दुनिया में छा गया है और उसका इतिहास तो ऐसा है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक तो पूरी दुनिया में ही यूरिया और फास्फोरस और सब कुछ डाल रहे थे, जिसे एनपीके कहते हैं, लेकिन भारत में उस वक़्त नहीं था। तो ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही भारत में ऐसा नहीं था, तो उसका कारण क्या था? तो ब्रिटानी सरकार ने तो अल्बर्ट हावर्ड को, आपका नाम सुने भी होंगे, उनने यहाँ अध्ययन के लिए भेजा था कि पता करो कि वहाँ इस तरह से यूरिया का प्रचार क्यों नहीं है, एनपीके का प्रचार क्यों नहीं है? तो वो अध्ययन के लिए आया था बेचारा, है ना? और 1905 में आया था और 28 साल रहे, 1933 में वो चले गए। लेकिन उन्होंने हमारे अपने प्रयोगशाला की खेती और हमारे किसानों की खेती को देख के जो अंतर उसको मिला था, वो ये था कि किसान जो हमारे देश की खेती कर रहे थे, वो उनके प्रयोगशाला की खेती से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ग्रीनरी था, हरा था। तो वो जानना चाहते थे कि उनके प्रयोगशाला की खेती उतनी अच्छी क्यों नहीं है, जितना कि ये जो नॉर्मल जो किसान जो कर रहा है भारत के। तो उसने पूरे देश भर के ही अध्ययन किया
और उन्होंने पाया कि जो हमारे देश के किसान गोबर खाद से जिस तरह से उत्पादन करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है, वो सीखने योग्य है ना। तो इस तरह से उन्हें 28 साल रह के हमारे हमारे भारत के किसानों से सीखा, और उन्होंने अपने देश की सरकार को ये कहा भी कि आप ऑर्गेनिक और इस तरह से करें, जो कचरा है उसको सड़ा के, है ना। तो इस तरह से एक काम उस जमाने में हुआ, लेकिन ये क्योंकि अब यूरिया का और इस सब का प्रचार हो ही चुका था, तो वो भी हमारा देश अछूता नहीं रह सकता। वो हरित क्रांति के रूप में हमारे देश में आया, और आया तो ऐसे आया कि बस वो तो पूरा ही खत्म ही कर दिया। यहाँ के जो ऑर्गेनिक बीज है, परंपरागत खेती है, परंपरागत खेती के तरीके हैं, उस सब को भुला दिए, और अभी ज्यादातर लोग इसी केमिकल फार्मिंग में लगे हुए हैं। वो यही लॉजिक देते हैं कि थोड़ा सा खेत है तो उत्पादन ज्यादा लेना है, उत्पादन ज्यादा लेना है तो पैसा ज्यादा मिलेगा। कहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा, उसकी लागत ही ज्यादा है, क्योंकि आजकल यूरिया जो मिलता है उसकी रेट बहुत ज्यादा है। तो ये दिनों दिन जो इसके रेट जो बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से, और उत्पादन में कमी आ रही है। अभी तो जमीन की उर्वरता है ही नहीं, क्योंकि आप तुरंत उसको फीड देते हैं और तुरंत उसमें से उत्पादन लेते हैं, और बाद में मिट्टी जो है बंजर जैसा है। तो ये तो किसान समझ रहा है, लेकिन बस अपनाने के लिए उसको दिक्कत हो रहा है। अपनाने के लिए दिक्कत हो रहा है कि हर कोई जो है केमिकल कर रहा है, और वो अगर ऐसा करेगा तो उसको लॉस होगा। तो ये सब परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में हमने ये तय किया है, हमने ये सोचा है, और हम कर भी रहे हैं कि हमारे खेत के आसपास के किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको ऑर्गेनिक खेती के लिए। और इस बार शुरू भी हो गया है। इस बार 2 किसान हमारे राजी हुए और उन्होंने ऑर्गेनिक गेहूं किया है। उसको हम इस बार थोड़े से 10 रुपया ज्यादा करके और हम उसको बेच भी देंगे। तो इस तरह से करके हमने शुरू तो किया है। और जो खाद बनाने की जो बात है वो भी हमने शुरू किया है कि जो गोबर तो आजकल वैसे कम ही मिलता है, लेकिन जो भी कचरा हमारे खेत में होता है उसको सड़ा करके, कंपोस्ट करके, और हम उस खेत को के मॉइस्चर को असल में क्या है, फसल का पैदावार का जो मामला है वो यही है, मॉइस्चर का मामला है, ये उर्वरता का मामला है। तो जो नेचुरल हमारे जमीन में जो उर्वर बनाने वाली जो जीवाणु थे, वो ये यूरिया डाल डाल के, कीटनाशक डाल डाल के खत्म कर दिए। तो उसको वापस लाने के लिए हमको तो वापस से उस सब कंपोस्टिंग में और इसमें सब में जाना होगा। तो ये है पूरी परिस्थिति खेती की, और ये चल रहा है। तो अब इसके आगे आप पूछ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब अपनी शुरुआती जिंदगी का भी बता सकते हैं कि आपने कहाँ से चालू किया और इसके अलावा आप क्या-क्या करते हैं? ये तो मेरा अभी प्रेजेंट का कहानी मैंने बताई है। मेरी कहानी तो ऐसे शुरू होती है कि मैं जब 10 साल की थी तब मेरी माँ नहीं रही, और उस समय मेरे पिताजी ही थे। और पिताजी के साथ में रहते हुए मजदूरी करके पढ़ाई वगैरह हमने की। जो 11वीं उस समय बोर्ड हुआ करता था, 10+2 जैसा, घर में रह के ही या मजदूरी करके ही उतना हमने कर पाया, और हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन जब ये हमने 11वीं कर ली तो हमको लगा कि हमको अब कुछ करना चाहिए। लेकिन गाँव में तो यही था कि मजदूरी जाओ, खेत में काम करो। खेत में काम करना बुरा नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि रोज दिन भर काम करने से तो 10 रुपया मिलता है, उस 10 रुपया में क्या होएगा, अपनी जिंदगी कुछ हो नहीं सकती। तो ऐसा करके हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा काम किया जाए जो सम्माननीय भी हो और कंस्ट्रक्टिव भी हो, क्रिएटिव भी हो। एक तरह से ऐसा एक मन में था कि उस काम के बदले अपन को एक दूसरों का भी अच्छा लगे, मेरे खुद को भी अच्छा लगे, ये भी एक बात था। तो उतने उस उम्र में, हालांकि मैं उस समय ये नहीं थी कि टीनेज थी, मैं 20 साल की थी, तो ये तो मैं सोच ही सकती थी। और मैं निकल गई घर से। मैं ऐसे निकली कि मेरे बाप को नहीं बताई। मैंने कहा कि अब बाप को बता दूंगी तो पता नहीं निकलने देंगे कि नहीं देंगे। भाई को भी नहीं बताई, मेरे भाई भी थे। तो मैंने चुपचाप किसी से उस जमाने की 80 रुपया, और वो मेरे अपने घर के थाली, फूलकांस की थाली होती थी, छत्तीसगढ़ में वैसा चलन है आज भी। तो एक फूलकांस की थाली की बहुत कीमत होती थी। आज तो स्टील का जमाना है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो उस फूलकांस के थाली को चुपचाप मैंने झोला में भर के पड़ोसी के घर पहुंचा दी, और मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, और थोड़ा सा पैसा दे दो, उस पैसे को मैं जब मैं कमाऊंगी तुमको ब्याज सहित लौटा दूंगी, उस दिन मेरे थाली को मेरे घर पहुंचा देना। ऐसा वादा करके उसने 80 रुपया दिया मुझे, और वो 80 रुपया लेके मैं निकल गई और एक संस्था में गई। संस्था में मैंने सुन रखा था उस संस्था के बारे में, और वहां मैं गई, कुछ 5 दिन की ट्रेनिंग करी। उसका नाम था प्रयोग। वो तिल्दा नेवरा रायपुर में स्थापित है, आज भी है, और वो आज भी चल रहा है ना। उसके जो संचालक थे वो पीवी राजगोपाल थे, वो मेरे गुरु हैं एक तरह से, क्योंकि मुझे इस पूरे काम में उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया।
और मेरे को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ पूरी टीम थी और हम लोग पूरे काम में लग गए। पहले शुरू में तो मैंने बंधुआ मुक्ति पुनर्वास हुआ था हमारे देश में, छत्तीसगढ़ के इलाके में, सरायपाली क्षेत्र में, उनके बच्चों को पढ़ाती थी। और गाँव में ऐसे कुछ भी कोई कह दे कि एप्लीकेशन लिख दे भाई, कहीं जाना है, कुछ दरखास्त करनी है, वो लिख दिया। फिर किसी ने कहा कि ठीक है, हमको वहाँ तक जाके बात करवा दो एसडीएम से कि हमको ये बात कहनी है। तो वैसे मतलब एक तरह से लोगों के साथ अपने आप को साथ रखते हुए उनके कुछ-कुछ छोटे-छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उनके साथ होते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई हमारे साथ है, जो कोई लिखा चीज़ होगा उसको पढ़ के बता देगा, इस किस्म से। तो ये एक चला, फिर कुछ सालों बाद, कुछ सालों तक चलता रहा। फिर मेरे गुरु ने मुझे बोले कि आपको बड़ा काम करना है, आप ऐसे छोटे काम नहीं करना है, तो आप जो है और हमारे काम को स्केल भी करना है, फैलाना भी है। तो उन्होंने मुझे एक टीम के साथ में इस मालवा में भेजे थे उन्होंने। और उस समय हमने काम किया इधर धार डिस्ट्रिक्ट में आके, कुक्सी तहसील में, और मेरे साथ पूरी 20 लोगों की टीम थी। मैं उस टीम को उस समय मैं नहीं कहूँगी कि मैं लीडिंग कर रही थी, पर वो मेरी ज़िम्मेदारी से वो आए थे। तो फिर मैंने उस पूरे इलाका को देखा, छत्तीसगढ़ से निकल के उस उम्र में यहाँ आना, इस पूरे इलाका को देखना, और फिर सारे मेरे दोस्तों को हर गाँव में सेट करना और उनकी पूरी ध्यान रखना कि वो ठीक-ठाक हैं कि नहीं, गाँव में लोगों के साथ मिल रहे हैं कि नहीं, बात कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि नहीं, ये काम था। तो वो करते-करते भी फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं दूसरे के आदेश से ज़्यादा दिन नहीं काम कर सकती। मुझे लग रहा था कि मेरे को स्वास्थ्य के काम ज़्यादा ज़रूरी से करना है। वो इसलिए था क्योंकि मेरी माँ जब मरी थी तो वो उसको अटैक आया था और लकवा हुआ था, और वो बिना ₹1 के दवाई के मेरी माँ चली गई थी, और उस समय मैं सिर्फ़ 10 साल की थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था और मेरे को बहुत चुभता था कि मैं ऐसे क्यों हो जाता है कि कोई बीमारी से मर जाए या बिना इलाज से चले जाए इस देश का नागरिक होने के बावजूद। तो वो मेरे को बहुत लगता था और मेरे को लगा कि ये स्वास्थ्य के काम करना चाहिए, किसी के लिए भी हो, वो सब भी मेरी माताएँ ही हैं करके। तो फिर मैंने मेरे संस्था को छोड़ी, और मेरे संस्था को छोड़ के मैंने कहा कि नहीं, मुझे अकेले काम करना है, और पैसे का जुगाड़ कैसे होगा ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा हिम्मत करी और मैं उस संस्था से भी निकल गई, और तब मेरी शादी भी हुई, और मेरे पति के साथ मैंने यही काम करने का ठाना, और मेरे पति क्योंकि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते थे तो किए, और मेरा पूरा दिमाग जो है इस काम पे लगाया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना। मैं तो ठीक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर और पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या हम एक मॉडल भी पेश कर सकते हैं क्या सरकार के सामने या हमारे पब्लिक के सामने? कुछ काम तो हमारे पब्लिक को भी करनी पड़ेगी, कुछ काम हमारी सरकार को भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? ये सोच के मैंने जो महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने के काम को मैंने शुरू किया, और काफ़ी समय तक किया, और अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो काम स्टॉप है, और अभी खेती में पूरा कंसंट्रेशन है। जिस दिन ये लॉकडाउन का पूरा मामला ठीक हो जाएगा, ये काम हमारा वापस से चलेगा। क्योंकि सिर्फ़ खेती कर देने से ठीक नहीं होगा मानव समाज, या सिर्फ़ स्वास्थ्य के सुधार देने से मानव समाज का पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हमको दोनों देखना पड़ेगा। जब तक हम हमारे स्वास्थ्य के लिए हाइजीनिक वाले एंगल को नहीं समझेंगे, नहीं उसको ठीक करेंगे, उसके लिए पब्लिक भी साथ नहीं देगी, और अगर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, लोगों को कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा कि फूड, न्यूट्रिशन और शुद्धता क्या चीज़ होती है, वो तो भूल ही गए हैं। ये जनरेशन तो भूल ही गया है कि पारंपरिक खेती भी कभी होती थी, है ना? तो इसलिए ये सब भी करके देखना ज़रूरी था। हमारे अनुभव के लिए, मेरे अनुभव के लिए भी ज़रूरी था। तो वो सब ये सब चल रहा है। तो ये मेरी पूरी एक शॉर्टकट एक जर्नी है। इस बीच में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो सब की कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम है, वो काम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अ, बहुत-बहुत बधाई आपको सुभद्रा जी। मैं ये देख रही हूँ कि एक साहस है, एक करेज है। सबसे पहले मैंने देखा कि आप में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है, आपके अंदर सेंसिटिविटी है, और मैं हमेशा ये देखा है मैंने कि कोई भी दुःख आता है ना, वो एक बहुत बड़ा रास्ता खोल के देता है हमें काम करने का। जैसे आपकी मदर की डेथ हुई और उसके बाद आपने एक मुट्ठी बाँधी कि मुझे ऐसा करना है। समझ सबको आ रहा है कि पेस्टिसाइड्स गलत है, पर हटाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हुँ। और सबसे अच्छी बात है कि आपने जो सोचा वो आप प्रैक्टिकल में उतर गई। आपने आपके पिता से भी सीखा कि हाँ, ऐसी खेती कर सकते हैं, और हर चीज़ में आप डीप में गई कि बीज भी हमको पारंपरिक चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हमारे न्यूज़पेपर्स में ना हमेशा सुबह पेपर उठाओ, मैं तो भगवान उठाती नहीं हूँ पेपर, पर पेपर उठाओ तो ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए
कि एक 20 साल की लड़की क्या क्या अकेले कर सकती है। ऐसी न्यूज आना चाहिए जिससे हम सब लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, रादर देन कि सारी नेगेटिव न्यूज फ्रंट से लास्ट पेज तक होती है। तो आपको बहुत बहुत मतलब हमारी तरफ से साधुवाद, बधाई। और मैं चाहूंगी कि मैं सांघी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। अच्छा, सांघी जी के पहले मैं पुरी साहब को आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि पुरी साहब को एक फंक्शन में जाना है जैसे उन्होंने कहा। नमस्कार सबको, मेरे बड़ों को प्रणाम, सब हम उम्रों को नमस्कार। सुभद्रा जी, एक तो आपकी बात सुन के ना मेरी पेट्रोल की टंकी में आज फुल डीजल हो गया है। आपने जो बातें बोली हैं वो उन पे मतलब एक आम आदमी को अगर किसी को बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेगा वो। आपने जिस तरह से लोहा लिया है, जो लोहा लेना ही सही लफ्ज है उसके लिए, आपने लोहा लिया अपने हालात से। डॉक्टर राही मासूम रजा कहते हैं कि जख्म जब भी कोई मेरे दिल पे लगा, जख्म जब भी कोई मेरे दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। तो आपको जब भी चोट लगाई वक्त ने, मुकद्दर ने, आपने वक्त से लोहा लेकर कोई रास्ता ढूंढा उसके खिलाफ, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सब साथी जो हैं आपको भी सल्यूट करते हैं। मैम, आपने जो चीज़ें बताई वो वाकई में काबिल तारीफ हैं। और जिस तरह से आपने महिलाओं की प्रसूति संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए जो स्लम्स में जाके काम किया है, उसमें मोस्टली सर्विक्स कैंसर के केसेस पनप जाते हैं कि वो हाइजीन का इशू होता है और उसमें वो बैक्टीरिया या जो भी मैं तो समझता नहीं इतना डॉक्टरी भाषा क्या है, बट वो उससे इन्फेक्शन होके धीरे धीरे वो रोग बड़ा होता जाता है और वो सर्विक्स कैंसर में तब्दील हो जाता है। और अगर फर्स्ट स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो उसका बहुत निदान आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब बता सकते हैं, सुषमा जी। आपने जो अपनी बातचीत में एक वाक्य बोला था, वो मैं पूरा उसको भूल गया, पर उस वाक्य के समय मैंने ताली बजाई थी। वो जज्बा दरअसल होना चाहिए, वो आपका जो जज्बा है वो कमाल का है। जो सोचा कि समाज के लिए मुझे वापस कुछ करना है, जो आपने बिलोंगिंगनेस दिखाई है समाज को, ये समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है आपका। देखिए क्या होता है, किसी के साथ में अगर वक्त अच्छी तरह से पेश नहीं आता है तो वो कई तरह से रिएक्ट कर सकता है। वो नेगेटिव हो जाता है तो समाज के खिलाफ हो जाता है। बहुत सारे केसेस में वो क्रिमिनल बन जाता है। किसी महिला से उसको परेशानी होती तो सारी महिलाओं का दुश्मन बन जाता है। किसी बुजुर्ग से, अपने बाप से परेशानी होती तो सारे बुजुर्गों का दुश्मन बन जाता है। तो आपने जो ये अपने स्थिति को काबू करा और जिस तरह से आपने उसका हल निकाला, और जो आप शानदार काम कर रही हैं, आप छत्तीसगढ़ से रीलोकेट होके इंदौर आई हैं और वहाँ आकर काम कर रही हैं, और आपके जो पतिदेव हैं वो आपको इस काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो मैं उनकी भी उतनी ही तारीफ करता हूँ। ये बहुत काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं। और सुषमा जी और रविंद्र पहलवान जी और कुछ लोग हैं, सोनी साहब, ये इस फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो आपका सहयोग इसमें मिलेगा। तो हमारा भी आपको सहयोग जो भी हम देंगे आपके काम में। आपने जो इससे अभी तक कॉन्क्रीट जो गेन किया है उसको हम डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे। सुषमा जी, उसको डॉक्यूमेंट करें हम और लोगों को उसको बांटेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा पुरी साहब आपने कि जब समय हमको तकलीफ देता है तो कुछ लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग सुभद्रा जी जैसे पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं।
और वही हमें चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसे चोटें तो लगती रहती है, हर एक के जीवन में लगी है, पर हर चोट को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद मानेंगे हम। थैंक यू सो मच पुरी साहब। मैं सांगी साहब को आमंत्रित करती हूँ। सांगी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो जी जी। सुभद्रा जी, आपकी कहानी काफी प्रेरक है और सुषमा जी ने बहुत सही कहा कि अखबारों में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नेगेटिव खबरों से भरे हुए रहते हैं और पॉजिटिव जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर मतलब प्रतिनिधित्व उनकी खबरों को नहीं मिल पाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कहानी से मुझे ये भी लगा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर मैं गांव में होता तो शायद बहुत बेहतर काम कर पाता। अभी 3 साल से मैं ऑर्गेनिक कृषि में ही काम कर रहा हूँ, पर फार्म हाउस के बजाय मेरा जो फोकस है वो टेरेस गार्डन पे है। इंदौर में आज इतनी बड़ा स्कोप है, इतनी ज्यादा छतें हैं और वहाँ पे लोग डेकोरेटिव फ्लावर्स लगाते हैं अधिकतर। मेरा फोकस यही है कि वो हर टेरेस पे एक छोटा सा गार्डन हो, 20, 25, 30 पॉट बना लें। तो माइक्रो ग्रीन्स मैं उगाता हूँ, उसमें पत्तेदार सब्जियां वगैरह बहुत आसानी से बन जाती हैं, उग जाती हैं। बेलिया उससे भी निकल जाती है। श्रीमती जी थोड़ा नाराज होती है कि बोले 5 भिंडी लाए आप, तो क्या बनाऊं, उसको क्या करूं। मैंने कहा कच्ची सलाद में ही खा लिया, बचपन में बहुत खाई थी हमने, तो सलाद में काट के खा लेते हैं अपन। 3-4 चीजें, एक ककड़ी भी निकली तो सलाद बन जाता है, बहुत मजा आता है। और डॉक्टर अक्सर मुझे बोलते हैं कि सांगी साहब जो है मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, सुषमा जी बोलती है कि आधा घंटा ध्यान करो और बाकी उस आधे घंटे में सारी दुनियादारी भूल जाओ। तो कई बार कोशिश करी ध्यान करने के बाद ध्यान होता ही नहीं, और जब मैं अपना आधा घंटा अपने टेरेस गार्डन पे जाता हूँ, लिटरली आप समझिए कि मैं सब कुछ दुनियादारी सब भूल जाता हूँ। मेरे को सिर्फ अपनी सब्जियां दिखती है और अपना सब पौधे दिखते हैं, इस पौधे को उधर लगाना है, इसकी मिट्टी बदलना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक खेती मतलब उतना आसान नहीं है, खासतौर से टेरेस पे, क्योंकि कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो हमारा फोकस थोड़ा सा सस्टेनेबल फार्मिंग पे है कि वहां पे आप मतलब थोड़ा सा मतलब कीटनाशक उपयोग न करें, और जब बिल्कुल खराब अगर ये हो रही हो तो बहुत जो सेफ वाले कीटनाशक है वो भी यूज करें। हालांकि कीटनाशक की मतलब नौबत नहीं आती है, मैं खुद अपने कल्चर वगैरह जो है अपने यहीं पे घर पे ही बनाता हूँ और ये इससे छिड़कने से काम हो जाता है। पर कभी कभी एनपीके अगर कुछ जरूरत पड़ी तो डाल दिया, ताकि मतलब कम से कम आउटपुट तो मिलते रहना चाहिए। तो ये मेरा फोकस है। एक गो कृपा अमृतम है, बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद का गो कृपा अमृतम है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसका मतलब 1 लीटर का मदर कल्चर आता है, उसको मतलब 200 लीटर ड्रम में पानी में अपन उसको कल्चर को डाल दो, 2 किलो अच्छा देशी गुड़ और 2 किलो लीटर छाछ देशी गिर की डालो, 15 दिन में वो कल्चर तैयार हो जाता है। उसको 1:10 मतलब 1 भाग में 10 भाग में पानी मिला के सारी फसल वगैरह पे छोड़ दो, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको कीटनाशक वगैरह सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 10 दिन के बाद ये फिर 1-1 लीटर करके फिर मदर कल्चर बन गया आपका, चाहे जितने लोगों को बांटो। किसी को भी अगर चाहिए मेरे साथ मदर कल्चर तो मेरे से कभी भी ले जा सकता है। तो बढ़िया चल रहा है, मजा भी आ रहा है उसमें। और सबसे बड़ी बात एक जो मुझे लगती है कि बच्चे सीखते हैं। मैं अपने उसमें यही फोटो डालता हूँ कि किसी भी टेरेस गार्डन में मेरे पास फोटे बच्चे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पाइप में लेके 5-7 साल का पानी दे रहा है, तो उनको पता लगे कि क्या सब्जियां। अदरवाइज आप बच्चों को पूछेंगे कि यार ये कौन सी सब्जी है, तो सब्जी के नाम तक नहीं पता होते हैं। तो शुरू से ही अगर वो बच्चे देखते रहेंगे आपको गार्डनिंग करते हुए, तो उनको काफी मतलब बच्चों को भी पता लगेगा कि कैसा क्या होता है और उनकी रुचि बढ़ेगी इस ओर। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सांगी साहब कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ हर व्यक्ति को सब्जी भाजी उगाते आना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी अच्छी है, हमारा हवामान इतना अच्छा है, और हर व्यक्ति को सब्जी भाजी उगाना आना चाहिए। ये मतलब बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं
और भारत कृषि प्रधान देश है। इसके साथ मैं सिंह साहब को आमंत्रित करती हूँ। सिंह साहब प्लीज आप। दीदी वैसे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ दीदी, ऐसा है, वैसे मैं भी मूल रूप से एक किसान का ही बेटा हूँ और किसान में ही आज भी मेरी बहुत अधिक रुचि है। हम गांव में भी जाते हैं, हफ्ते खेती खुद करवाते हैं। मेरे घर के सामने एक छोटा सा प्लाट है 45 बाई 35 का, और कुछ चीजें हमें दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी हम अपने घर के लिए सब्जी जैसे पालक है, सोया मेथी है, लौकी है, बैंगन है, मैं आज भी जो है खुद पैदा करता हूँ, खाता हूँ उन्हीं का। हाँ, खाद में जरूर डालता हूँ गोबर की, लेकिन पेस्टिसाइड के रूप में हमको कभी कभी मेलाथियान है, रोगोर है, क्यों गांव में अभी जैसे अभी भैया ने बताया, साकी साहब ने, इसका इस तरह का कल्चर मिक्सचर क्या बनता है उसका ज्ञान मुझे नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कैसे बनाते हो पेस्टिसाइड को, अगर मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक खेती की बात है, जैसे अभी सुभद्रा भाई ने बताया कि वो सनई एक सन होता है, जूट जिसको बोलते हैं। पहले हम लोग खेती में पहले सन बोते थे, और इसलिए कि उसको उसका उत्पादन नहीं लेते थे, बल्कि जुताई करके उसी को खेत सड़ाते थे, उसी से नेचुरल हमको खाद मिलती थी, और उसी में गोबर की खाद डालते थे, सारा काम होता था। लेकिन इस वैज्ञानिक युग ने, एक कंपटीशन ने, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, खर्चे इतने उस पर खेती के लोग करने लगे हैं आपस में। दिक्कत यहाँ आती है कि अगर हम एक आध बीघा करना भी चाहें तो आजू बाजू के जो खेत हैं उन सब में वही चीज हो रही है, तो तरह तरह के कीट उड़ के आते हैं, वो हमारे खेत में भी डैमेज करते हैं उस चीज को। तो उससे थोड़ा सा इसमें जो भी सुभद्रा ने बताया बहुत ही स्वाभाविक चीज थी, और बहुत ही प्रतीकात्मक उद्देश्य भी उससे देखा जाए बहुत फायदा मिल सकता है। हम सबको सोच बढ़ना चाहिए, समाज में एक नई सोच पैदा होनी चाहिए, यही हम भी चाहते हैं। इस तरह के लोग हिम्मत लेके आए, आगे बढ़ें, और एक दूसरे की मदद करके इस तरह के उत्पादन चालू करें, जिससे हम सभी का फायदा हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिंह साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्वयं भी खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, और हमारे पिछले बहुत सारे जो एपिसोड्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 21 जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया, तो उसमें यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, तो आपको बिल्कुल उसका बहुत बार हमने ये क्या था उसका वर्ड, एक था जीवामृत। हाँ जीवामृत, हाँ यस जीवामृत। हाँ जीवामृत कैसे बनाना है वो मेरे घर में भी मैंने बना लिया है अब जी। तो हम चाहते हैं ये, हाँ, थोड़ा इसका फार्मूला वगैरह अगर मिल जाएगा तो हमें भी बिल्कुल मदद मिलेगी। बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगी और ग्रुप में वो फार्मूला हम डालेंगे। तो और सांगी साहब भी अपना पर्सनल डालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं, सांगी साहब का नेट खराब हो रहा है, नेट का इशू आ रहा है सांगी साहब के साथ, तो जब नेट ठीक हो जाएगा तो अमृतम वो जो है, हेलो मैडम, गोत्र का अमृतम जीवामृत का ही एक और, हाँ ओके, हाँ मतलब फॉर्मूला ना 19-20 एक जैसा ही चलता है, हमने 3-4 एपिसोड्स पे सुना है, तो वो हम फॉर्मूला बिल्कुल ग्रुप में डालेंगे, सिंह साहब को ग्रुप में जोड़ेंगे, उससे जो है थोड़े और जो है बेहतर कर पाएंगे। हाँ, मैं पहलवान साहब को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात में कुछ शब्दों का प्रयोग करता हूं। पारंपरिक, प्रयोगशाला, उत्पादन, स्वास्थ्य, उत्तरार्ध, अध्ययन, हरित क्रांति, जीवाणु, गुरु, आदेश, दर्दनाक, मानव समाज, शुद्धता, इन शब्दों का उपयोग सम्माननीय सुभद्रा खापर्डे ने अपने संबोधन में किया। मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत गौर से उनकी बात सुनी है और सुभद्रा खापर्डे से मुलाकात करवाई। देखिए, मंदिर का रास्ता, ईश्वर से मिलने का रास्ता, बुद्धिजीवी से मिलने का रास्ता बताया किसने? डॉक्टर रावत, आपको सलाम है। पुरी साहब जैसे विद्वान लोग हमारे साथ में हैं, सांगी साहब हैं, सिंह साहब हैं, ये लोग सब हैं,
बहुत बहुत अच्छा लगता है, नए नए विषय के ऊपर, नए नए उसके ऊपर। और सुभद्रा जी की भावनाओं की मैं बहुत कदर करता हूं और उनकी भावनाओं की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत सराहना करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सुभद्रा जी की बात से। मैं बहुत छोटा था और एक रिश्तेदार ने, जो उम्र में बहुत बड़े थे, उन्होंने मेरे लिए गुंडा शब्द उपयोग में लाया। तब तब मेरे को नहीं मालूम था गुंडा होता क्या है। तो मैंने अपने अध्यापक से पूछा कि ये गुंडा क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि गुंडा क्या होता है। बस मेरे को उस दिन से समझ आ गया कि अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हम गुंडा बने। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि पिता का नाम नीचा हो। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज के अंदर हमारे परिवार का नाम नीचा हो। मैं सुभद्रा जी की भावनाओं की बहुत कदर करता हूं और उनको, उनकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। ओम शांति। प्रणाम। बहुत बहुत प्यारा अंदाज है पहलवान साहब का। दोस्तों, पहलवान साहब ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं और बहुत ही गजब अंदाज में उन्होंने आज उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते हैं तो ये मीटिंग सुनी हो जाती है। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कीर्ति सेन जी को, डॉक्टर कीर्ति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सेशन है और सुभद्रा जी आपको नमन है। आपने बहुत अच्छा, मतलब एक इंस्पिरेशनल आप काम कर रही है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है आपका काम सुनकर। और आपने जैसे जीवन में बोलते हैं ना, जो साहस है, जीवन में जो साहस होता है, साहस ही वो जादू है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है ना। तो जीवन में आपने जो साहस दिखाया, जो करेजियस है ना, और आपने मतलब अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया, आपने गिव अप नहीं किया, है ना, और आपने उसका साहस के साथ मुकाबला किया, अपने ऊपर विश्वास रख के। तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, है ना। और बोलते हैं, एक कहावत है कि किस्मत मौका देती है, बट लगन और मेहनत अपने को चौंका देती है। तो आपने लगन और मेहनत के बल से अपने जीवन को बहुत ही मतलब सुंदर बना लिया है और एक प्रेरणादायक जीवन का एग्जाम्पल रखा है हम लोगों के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद कीर्ति जी। मैं धर्मेंद्र नरवणे जी को बोलूंगी कि वो अपने विचार रखें। आज तो विचार क्या रखेंगे, मतलब सूर्य को हम कुछ रोशनी दिखाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। कि सुभद्रा जी ने आज जो हमें बातें बताई और जो उन्होंने काम किया है समाज को, समाज के लिए, मतलब बिना किसी मदद के या बिना किसी का वेट किए, वो रियली एक काबिले तारीफ है। और हम उनसे कुछ और चीजें भी सुनना चाहते हैं कि वो उन्होंने जो अभी ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं, तो उसमें वो किस तरीके का वापरांश कर रहे हैं। तो अगर हमें अभी आज अगर बता सकते हैं तो हम सुन सकते हैं उनसे उसके बारे में भी थोड़ा सा। हम हर महीने एक बार बुलाने वाले हैं सुभद्रा जी को, तो आपका जो टॉपिक है हम नेक्स्ट इसमें जरूर रखेंगे। मैं सचिन जी से पूछूंगी, वो कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, मैंने वैसे तो वादा किया था कि सचिन जी को नहीं बोलूंगी, ठीक है। अंकित तिवारी जी, आप हैं, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी सुन पा रहा हूँ मैडम। नमस्कार मैडम। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, बहुत दिन से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हाँ जी। मेरा काम आप जानते हैं, मेरा कोल्ड चेन का काम है, तो व्यस्तता बहुत ज्यादा है इस समय और आने वाले 3-4 महीने तक ये व्यस्तता रहेगी। तो बीच बीच में हो सकता है कई बार मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ। जैसा मैडम ने बताया, सुभद्रा मैडम ने, तो ऐसा मेरे को भी मैं भी ऐसे लैंड की तलाश में हूँ। काम तो मैं साथ में कर ही रहा हूँ, घर पे जो गार्डनिंग कर रहा हूँ उसमें तो कर ही रहा हूँ, और मैं मैडम से भी कुछ मार्गदर्शन चाहूंगा। और क्योंकि मेरा अल्टीमेटली मेरा भी यही गोल है कि मेरे को एग्रीकल्चर पे जाना है और एक लाइफ जीनी है शांति वाली, क्योंकि ये मशीनरी युग में लाइफ एकदम मशीन जैसी हो गई है। तो ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाए, किसके साथ कोई उस चीज का हम सोच भी नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट में एक मेरा दोस्त एक्सपायर हुआ, एकदम से हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। अब उसके जो करीबी थे वो दोस्त बहुत सारी चीजों को दे रहे थे
कि इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। मैंने कहा ये सबके कारण नहीं हुआ है, जो हम खा रहे हैं ना ये उसके कारण हुआ है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हम कितना जहर खा ले रहे हैं और कितना जहर हमारे अंदर है। तो लाइफ इतनी अनिश्चित हो गई है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक हैं हम, जब तक कोशिश करें चीजों को सुधारने की। और मेरा एक और मानना है कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली। ये सुविधाएं किसी के परिश्रम का फल थी। आज हम जो भी सुविधाएं ले रहे हैं इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, तब हमको सुविधाएं मिल रही हैं। तो क्या हम ऐसे ही चले जाएं यहाँ से सारी सुविधाओं का उपयोग करके? तो मैं ये मानता हूँ कि हमें भी उसमें कुछ योगदान देना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनकी सुविधाओं में कुछ वृद्धि हो, तो हमारा इस जीवन में आना कुछ सफल होगा। अन्यथा करोड़ों लोग आते रोज हैं और करोड़ों लोग जा भी रोज रहे हैं। आम जिंदगी जीते हैं, हम बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे, घर, ये सब, ये तो सभी करते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए कि हमें भी अच्छा फील हो और समाज और देश के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। ये मेरी भी काफी इच्छा है, तभी मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ और काफी सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो यही भावना रखते हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों का मार्गदर्शन भी चाहूंगा, और समय समय पर जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिलता है तो स्पेशली सुभद्रा मैडम, क्या मैं विजिट करूंगा एक बार फार्म की जहाँ पे उन्होंने लैंड लिया है, मेरे को कुछ आइडिया लगे, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है और जितना मुझे नॉलेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ, उससे सीख भी रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे जो एग्रीकल्चर में काम किया जाता है, एक घर पे गार्डनिंग करना और एक खेत में काम करने में बहुत अंतर होता है, मेहनत भी अलग होती है। तो उसको समझने के लिए मुझे खेत पे ही जाना पड़ेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि खेत इतना पास हो कि मैं इंदौर से जा सकूं बार बार उस पर, क्योंकि बहुत जो मेरे पास अभी जो सोर्सेस हैं वो काफी दूर हैं। तो मैं बहुत मतलब हमेशा तो विजिट नहीं कर पाता हूँ, महीने 2-3 महीने 4 महीने में कभी मेरा जाना होता है। तो जैसे मैडम ने बताया कि मैडम का 50-55 किलोमीटर का पास में है खेत, तो मेरे लिए 50-55 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अभी अभी मैं उज्जैन से लौटा हूँ, टूरिंग का तो मेरा काम ही है। तो मैं बिल्कुल मैडम से मार्गदर्शन भी चाहूंगा और मैं उनके फार्म की विजिट भी करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित जी। और ये जो जुनून है ना कि हम अपना तो खुद का सभी लोग करते हैं, खुद के जीवन का, खुद के घर का, खुद के बच्चों का, पर हम अगर अपने सोच को विस्तार दे पाए और हम देश के लिए भी कुछ समय के लिए सोच पाए, और इतनी छोटी उम्र में अंकित जी ऐसा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं विजय जी को पूछूंगी, विजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विजय नारावने जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर मैं, हाँ जी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपना इतना मतलब प्रेरक ये बताया, उनका अपना परिचय दिया। उन्होंने जो जिस उत्साह से और जिस लगन से आगे काम किया, वो नई पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा। इसके साथ कामना भी करूंगा कि वो आगे भी इसी लेवल पे अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक जो बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले महीने एक ये फार्म हाउस का विजिट किया था। मैं फार्म हाउस में गया था 2-3 दिन के लिए। वो शायद आप लोगों को सभी को पता होगा, कन्नौज में है, राकेश राम जी का है। वहाँ उन्होंने, उनका 200 एकड़ का फार्म हाउस, 200 एकड़ में उन्होंने गन्ना लगाया हुआ है, मतलब कम से कम 100-150 एकड़ में उनका गन्ना है। और वहाँ वो पूरी ऑर्गेनिक क्या है, वो एक्चुअल में उसको ऑर्गेनिक नहीं कहते, वैदिक खेती, वैदिक विज्ञान खेती, वैदिक खेती उनका शब्द जो यूज करते हैं वो वैदिक खेती यूज करते हैं। उसमें क्या है वो किया है उन्होंने कि पूरा जो है वो गोबर के अपना ये गाय के गोबर और गाय के गोमूत्र, इसके ऊपर पूरी खेती उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि न वो किसी प्रकार का कोई सालों से पेस्टिसाइड यूज करते हैं और न ही किसी प्रकार की खाद उपयोग में लेते हैं। उनका
जो वर्क करने का तरीका है वो भी एक बहुत स्पेसिफिक है। आज उनको मैंने पूरा फार्म हाउस में 3 दिन वहां रहा, 3 दिन मैंने देखा और फार्म भी विजिट किया। तो इसमें खेत से कोई भी चीज वो बाहर नहीं लाते। गन्ना जैसे लगाते हैं, गन्ने का जो वेस्ट है वो खेत में ही वो होता है। सिर्फ उनके यहाँ ये गौशाला है, गौशाला में कई गायें हैं, कम से कम 50-100 तो गायें होंगी ही। उसका गोबर इकट्ठा करते हैं, गोमूत्र इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग वो सीधा सा जीवामृत जैसे बनाते हैं वैसा वो करते हैं। और उसको पानी जब देते हैं तो पानी के साथ जीवामृत भी वो पूरे खेतों में बहाते हैं। इस उससे जो अच्छा, और जमीन जो देखी मैंने, जमीन इतनी भुरभुरी और इतनी सुगंधित है कि वैसे अब तो जो जमीन इससे पेस्टिसाइड और इससे जो वो कर रहे हैं उससे तो वो बिल्कुल मतलब बंजर जमीन होती जा रही है। लेकिन वहां जो मैंने जमीन देखी वो पूरी भुरभुरी, कोई भी लेबर भी मेरे को 2-4 लेबर के अलावा कहीं लेबर भी काम करता हुआ नजर नहीं आया इतने बड़े प्लांट पे। लेकिन लेबर भी मेरे को कहीं ऐसे दिखे नहीं, सब ऑटोमेटिक वो किया हुआ है। और सिर्फ जीवामृत जैसे वो बनाते हैं, बस उसी हिसाब से उन्होंने पाइपलाइन डाली हुई है। वो पाइप से हर जगह ये वो मतलब सिंचित करते हैं और उससे उनका यील्ड भी इतना ज्यादा है कि आज जो गुड़ जो बन रहा है वो गुड़ जो 40-50 रुपए किलो मिलता है, उनका 60 रुपए किलो भी गुड़ वो आराम से फैक्ट्री से लोग लेके जाते हैं। और इतना ज्यादा वो किया हुआ है कि बहुत उपयोग किया। तो मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो खेती कर रहे हैं, अगर एक गाय भी अगर अपने साथ रखें या गाय पालें तो उससे वो अपनी यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, खेती के जितना भी पेस्टिसाइड और खाद ये दोनों अवॉइड भी हो सकती है। तीसरी बात जो है कि गाय के गोबर और गोमूत्र से ही उनका कहना जो है कि साल में 2 लाख रुपए आप उसके गोमूत्र से कमा सकते। गाय के दूध तो अलग ही है, इसके अलावा जो गोमूत्र और गोबर से है इससे आप इतना कमा सकते हैं। गोमूत्र को डिस्टिलेट करते हैं, डिस्टिलेशन के बाद जो बनता है, जो मतलब प्रोडक्ट निकलते हैं, उनका उपयोग करके वो आप 2 लाख रुपए उसमें से आप रेगुलर कमा सकते हैं। और उनका कहना है कि 1 एकड़ से भी जो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम तो निकलना ही चाहिए, इतना उनका वो है। और मेरे को भी लगा, जब मैं विजिट किया देखा तो कम से कम अच्छा। और वो लेकिन ये कहते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर इतना उनका जोर नहीं है। उनका कहता है ऑर्गेनिक के अलावा बजाय जो वैदिक ये है इस उसकी खेती की जाए तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो देखिए आप लोग, अगर मैं भी इस साल मैंने सोचा है कि अब मैं पूरा जो है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ही जोर दूंगा और पेस्टिसाइड और ये यूज करने का बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। मैंने अभी कुछ लोगों से, मेरे को अभी तक गोबर भी नहीं मिल पा रहा था खेत के लिए, आसपास जहां भी वो कर रहा हूँ। इस साल मैंने थोड़ा सा कोशिश की और पहले से ही लोगों को बोला हुआ है कि भाई मेरे को कम से कम 8-10 ट्राली गोबर का आप जो भी रेट लगाएं वो मैं लेने को तैयार हूँ। और मैं अपने खेत में गोबर और पेस्टिसाइड के बजाय मैं सिर्फ नीम के पत्तों से वो बना के और उसका उपयोग करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ आगे कितना सक्सेस होता है। बस ये मैं अपना जो थोड़ा बहुत अनुभव था वो बताना चाह रहा था। थैंक यू धन्यवाद। सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपने जो बोला मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हर काम को पूजा की तरह लेना चाहिए। जैसे आपने ऑर्गेनिक के बदले या जैविक के बदले आपने वैदिक जो शब्द इस्तेमाल किया है वो इतना सही मुझे लगा, क्योंकि हर काम को जब हम पूजा की तरह लेते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। मैं इतनी बढ़िया मीटिंग का सार सुनने के लिए और विश्लेषण करने के लिए सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सबको नमस्कार, प्रणाम, यथा योग्य।
सबसे पहले तो मैं आज की प्रथम हमारे जितनी भी आज तक जो गोष्ठियाँ हुई है, जो भी बैठकें हुई है, अभी तक जितने भी लोग वक्ता के रूप में आए हैं वो पुरुष थे। सामने महिला सदस्य को देख करके तो ये आपके पुरुषार्थ की मैं तारीफ करूंगा, इसलिए कि महिला दिवस भी सामने आ रहा है और आपकी जीवटता देखते हुए लगता है कि वास्तव में आपने जो भी काम किए हैं एक वो प्रशंसनीय निश्चित है ही। एक कहावत है, जैन गुरु होते हैं जापान में, कुछ लोग जो कुछ लगता है कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे हमारे पहलवान साहब जैसे कुछ नहीं कर कुछ नहीं रहे, लेकिन जो बोले हैं वो उनकी बात भी मैं समराइज कर रहा हूँ और आदरणीय सुभद्रा जी की भी समराइज कर रहा हूँ कि जैन गुरु ने कहा था जब डिस्ट्रक्शन हो गया पूरे जापान का, 2 बम फटे और जापान करीब करीब नष्ट हो चुका था, तो एक जैन गुरु ने इस कहा था, जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं वहाँ जैन गुरु होता है, तो उन्होंने कहा था कि 100 बार गिरो पर 101 बार उठो। अगर आप 100 बार गिरे और 99 बार भी उठ गए तो आपका मेहनत कोई काम नहीं आ सकती, सब व्यर्थ जाता है। तो सुभद्रा जी को मैं इस बात का साधुवाद करता हूँ कि वो 101वीं बार उठी और समाज के लिए कुछ कर गई और कर रही हैं। ये हमको सबको फॉलो करने लायक भी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई कोई पत्थर मेरी तरफ आता है तो मैं वो पत्थर इकट्ठे करता हूँ और उससे मैं एक राजमार्ग का निर्माण कर लेता हूँ। तो मुसीबतें इसलिए नहीं आती है कि वो आपको तोड़ डाले, वो एक तो आपका साहस देखती है और साहस के बाद में ये भी पक्का है कि अगर आप उससे उबर के बाहर आए हैं तो आपकी ताकत दुगना हो जाती है, क्योंकि समाज का बहुत कमजोर हिस्सा और समाज का बहुत जोरदार हिस्सा या जो समाज का तीसरा वो जो नुकसान करने वाला हिस्सा, ये तीनों जमीन पे खड़े होके व्यक्ति देखता है, वही ऐसा विकास कर सकता है। आपने ये तीनों देखे और तीनों से निकलकर बाहर आए। एक बात आपकी बड़ी अच्छी वो भी लगी, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बोलता है उसमें प्रश्न खड़े करते हैं, फिर उसके उत्तर सामने वाले पे ही छोड़ देते हैं, पर आपके सामने जो हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं खड़ी हुई वो उनको आपने लोगों की समस्या न समझते हुए उनके प्रश्नों को समझा कि ये मेरे लिए प्रश्न है, इसके उत्तर मैं खोजूं। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न है प्रश्न बने रहे। तो प्रश्न के उत्तर खोजना भी अपने आप में एक रिसर्च वर्क है और वो ही आपको आगे लाता है। तो आपने वहाँ जहाँ से चले थे वो हेल्थ थी और उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए थ्रू कृषि फार्म आपने वो सॉल्यूशन ऐसा लिया कि वो बाई वे हो गया, डबल एक्शन हो गया, दुधारी होगी तलवार। जैसे कि आपने हेल्थ के बारे में तो सोच ही लिया है कि उसका तो करेंगे निवारण ही, लेकिन उसके साथ में जहाँ से उसके रूट काजेज हैं, जहाँ से बीमारी बन रही है, आप उसका इलाज करने गए तो आपके हाथ में कृषि आ गई। लेकिन इसको आपने जमीन पे किया और जमीन पे जिया। करना भी लोग करते हैं, लेकिन जीना बड़ी चीज है कि लाइफ को उसमें ऐसे संघर्ष में आपने ये किया। मैं केवल आपकी तारीफ करने के लिए ये सब चीजें नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम बाकी सब लोग भी इससे कुछ सीख लें। ऐसा नहीं कि संघर्ष किसी के जीवन में नहीं आया हो, सिंपल से पड़ा हुआ जीवन किसी को नहीं मिला और जिसको मिला है वो आलसी होके प्रमादी होके समाप्त हो गया। एक बात पुरी जी जो चलते चलते कह गए थे वो ये थी कि समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने उनसे लिया है तो किसी न किसी रूप में
जैसे बार्टर सिस्टम होता था पहले, पैसा नहीं होता था, करेंसी नहीं होती थी, विनिमय के दूसरे साधन थे नहीं, बार्टर सिस्टम होता था। एक चीज ले ली, दूसरी चीज दे दी, भाई तुम्हारे यहाँ गन्ना हुआ है, मेरे यहाँ ज्वार हुई है, तुम गन्ना दे देना और मैं तुम्हें ज्वार दे दूंगा। तो ये बार्टर सिस्टम से भी ऐसा सोसाइटी में भी, समाज के रूप में अंदर भी हमें बार्टर सिस्टम का यूज करना चाहिए। आदरणीय श्री विजय नरवरे जी ने जो बात कही कि उन्होंने कृषि फार्म देखा जो वैदिक उसके आधार पर वो कर रहे थे। उन्होंने जो देखा वहाँ पर होते हुए, वो वास्तव में वहाँ इसका शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। वेदों में 2 तरह के धन की बात होती है। वेद पढ़े हैं कहीं न कहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा, मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैंने जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसमें ये है गोधन, गजधन और वाजधन। वाज मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी और गाय मतलब गोधन। ये 3 प्रकार के धन हुआ करते थे वैदिक काल में, और इन धनों का इतना प्रचुर मात्रा में होता था कि उतने ही जंगल थे, उतने ही किसान थे, उतने ही खेती थी। ये सब मिलके समग्र रूप से जो हमारी आजीविका के बड़े साधन थे, ये वेद कहता है, और ये इनका पुष्ट होना जरूरी है। तो उनका पारंपरिक कहना या वैदिक कहना ये इक्विवेलेंट है मेरे हिसाब से, कि जो गोधन की बात उपयोग कर रहे हैं ये वही बात है, और घूम फिर के हम उसको पारंपरिक कह दें या उसको वैदिक कह दें। परंपरा, हमारे वेदों की परंपरा हमारे नस नस में, हमारे समाज के हर वर्ग में, हर परंपरा में और हर कार्यक्रम में देखी जा सकती है। चाहे वो मंगल कार्य हो, चाहे वो अंतिम कार्य हो, सारी कार्य की विधाएं हमारी वैदिक हैं। तो वैदिक और पारंपरिक लगभग वही है। हमने अपने सामयिक समय के अनुसार उसका परिभाषा कुछ इस तरह बना ली है, वो अच्छी है, क्योंकि आज की आवश्यकता पारंपरिक में ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि इतना बढ़िया एपिसोड आपने दिया है, और आदरणीय सुभद्रा जी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। उनकी अरे अरे नहीं, आप हमारे से बड़े हैं होंगे, आपको प्रणाम, आपने इतने अच्छे बात को रखे सबके सामने। को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे आदरणीय रावत मैडम ने मुझे ये कार्य सौंपा है कि मैं थोड़ा उसका विश्लेषण करूं। तो मैं व्यक्तित्व को आपके प्रणाम करता हूं, मैं आपके व्यक्ति को प्रणाम करना मेरा विशेष ध्येय नहीं है। आदरणीय कीर्ति सेन जी भी हमें बहुत अच्छी बढ़िया बातें बताती हैं। तीसरा है कि सांगी साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, रोटरी में हम अक्सर मिलते हैं, और इनकी लच्छे गुच्छेदार बातें हमको बहुत अच्छी पसंद आती हैं वहाँ भी। और यहाँ पर वो एक किचन गार्डन की जितनी बातें आपने उपयोगी बताई, बहुत बढ़िया वो है ये। और ये ऐसी विधा है जिसको हम अपने लेवल पे कम से कम हम में से 50% लोग तो इसको कर ही सकते हैं। जिसके पास छत है, जिसके पास घर के सामने छोटा मोटा गार्डन है, मैं तो करता ही हूँ, सबने देखा होगा। तो ये जितनी भी स्तर पे हम अपने लेवल पे जितना भी कर सकते हैं, जैसे चिड़िया का मैंने एक बार कहानी सुनाई थी कि वो आग नहीं बुझा सकती है, जंगल में लगी, लेकिन उसकी चोंच में जितना पानी है वो डालेगी, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी वो समझती है कि वो पूरा करेगी। हम अपने अपने लायक अपने अपने स्थान पर जितना भी कर सकते हैं उसे करना चाहिए। अगले जब भी एपिसोड में सुभद्रा जी आवे हैं तो निश्चित रूप से इसको हमको डिटेल में बताएं कि आपने वास्तव में जमीन पर क्या क्या काम किया। अभी आपने रूपरेखा बताई कि हमने इस तरह से ये काम किया, फिर एग्जैक्टली जिस तरह से होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड होता है, उसके बाद होता है उसका टेक्निकल ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में हम कैसे 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 क्या करेंगे,
और टेक्निकल ग्राउंड में ये होता है कि कितना कितना कैसे करेंगे। ये इस तरह से आप प्रोजेक्ट फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आप अगले डॉक्यूमेंट्री लेवल पर आप कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अवतारकर जी बीच में चले गए, हमारे बहुत पुराने एपिसोड में कहीं उनका भी एक बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जैसे तैसे जितना हो सके पूर्ण किया है। थैंक यू सो मच सोनी जी। और मैं आपको अलग से फोन करके कहना चाहती थी कि आप ये जो सार दें वो वेदों से जोड़ के दें, पर मैंने नहीं कहा और आपने कह दिया, वो कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। मेरे अंदर विचार आया और आपने वो करके ही दे दिया। तो मैं अभी अभी राजश्री जी जुड़ी हैं, मैं राजश्री जी से पूछूंगी वो कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी। राजश्री जी आप सुन पा रही हैं? शायद राजश्री जी नहीं सुन पा रही हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा जी को, सभी साथियों को, और मैं चाहूंगी कि सभी एक्टिवली जुड़े और अपने अपने विचार रखें। हम एक दूसरे को, हम अलग अलग विधाओं से इस ग्रुप में आके जुड़े हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश का भला हो। और उसका पहला सब्जेक्ट पेस्टिसाइड है। हमारे देश की जमीन बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है, उसको पेस्टिसाइड्स डाल डाल के सब बंजर बना रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं, पर हमें रास्ता चाहिए। और इसी के साथ मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सांगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 4 लाइनें सुना सकता हूँ मैडम? जी बिल्कुल 4 लाइनें सुना सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वादा है माँ, तेरे संस्कारों को कभी न ले जाऊंगा, तेरे संस्कारों को कभी न ले जाऊंगा। तुझ जैसी एक बेटी का जनक बनकर तेरे संस्कारों का मोल चुकाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सामयिक है, बहुत ही सामयिक है। तो ये भी बहुत अच्छा अंदाज लगा हमें। हम इसमें अपना साहित्य भी जोड़ेंगे। पहलवान साहब के पास भी बहुत रहता है, सोरी साहब के पास भी रहता है, और सिंह साहब के का तो मतलब मजा ही आ जाता है। उनका जो भी